हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, जो हमने अभी मंडे से लेके आज संडे तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे 1 वीक के, इनका एक साथ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, अब तक मैं क्या करती थी, 6 बजे आपको सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्वेश्चन अपलोड हो जाता है कम्युनिटी टैब में, एंड इवनिंग में 6 बजे आपको क्या मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको उसके सॉल्यूशन में मतलब उनको इतनी क्लैरिटी नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि मैम वीडियो सॉल्यूशन बना दिया करो। तो फ्रेंड्स, मैंने डिसाइड किया है कि वीक के जो क्वेश्चन होंगे ना, 7 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उन 7 का मिलकर एक वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाए वीक के एंड में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज चली हुई है वो पसंद आने लग रही होगी एंड क्वेश्चन अच्छे लगने लग रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आज का ही क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ था, लेट ए बी ए 5x5 मैट्रिक्स सच दैट सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो इज 2, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्यूब। हमें दी हुई है एक 5x5 की मैट्रिक्स जिसकी हर रो का सम कितना है, 2 है, और हमें एलिमेंट्स का सम बताना है ए क्यूब के। जो ए क्यूब मैट्रिक्स बनेगी उसके सभी एलिमेंट्स का सम करके बताना है कि कितना आएगा। तो देखो, लीनियर अलजेब्रा का जब लेक्चर फर्स्ट ही किया था तो उसमें हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, इसका प्रूफ भी दिया था क्या, कि इफ ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है सच दैट सम ऑफ ईच रो इज के, देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए पावर एम। अगर ऑल की बात हो जाती है तो जितना ऑर्डर होता है इनटू के की पावर एम, ठीक है ना। अगर वो यहाँ पे पूछता सम ऑफ ऑल की जगह के वो पूछ लेता सम ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एम, तो वो अगर ए ओनली ए एम पूछता फ्रेंड्स तो वो हो जाता के पावर एम। अब ऑल पूछा है तो ऑल के लिए एन से मल्टीप्लाई कर देते जितना उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो देखो, ए कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, 5x5 की मैट्रिक्स है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। सम ऑफ ईच रो इज कितना है, 2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एंड निकालना कितना है हमें, ए क्यूब, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। पुट कर दो इसमें n इंटू के पावर m, तो 5 इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 5 इंटू 8 40। तो आंसर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक तो फ्रेंड्स था ये मेथड, बट अगर आपको ये रिजल्ट आता नहीं है एग्जाम में तो कैसे करोगे। तो देखो, हम जनरल पता क्या करते हैं, उसने हर रो का सम 2 बोला है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते। आइडेंटिटी में डायगोनल पे 1 1 1 आते हैं, हर रो का सम कितना होता है, 1 होता है। 2 बोल रहा है तो डायगोनल को 2 2 ले लो, है ना। 5x5 की थी तो आप 5 टाइम ले लेना। अब ए क्यूब क्या हो जाता है, डायगोनल का ही क्यूब हो जाता है ना, क्योंकि बाकी हर जगह पे तो क्या 0। आप बोलोगे ये इजी है, इसलिए बताने लग रही हूँ फ्रेंड्स मैं कि एक किसी भी एलिमेंट को 2 ले लो। आप नॉन जीरो मतलब ए 2 1 को लेते, उसके लिए भी यही बनता हमारा, लेकिन वहां पे आपको प्रोडक्ट करके देखनी पड़ती है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चल जाता कि डायगोनल का ही क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 8 आई, तो 8 आई को ऐसे लिख सकता है। उसने बोला था ऑल एलिमेंट, तो ऑल एलिमेंट के लिए क्या करोगे, इन सब का सम करेंगे, तो 0 तो ऐड करने की नीड है ही नहीं, डायरेक्ट डायगोनल को ऐड कर दो तो 40 आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते थे, एग्जाम में ट्राई कर सकते हो अगर आगे इन फ्यूचर आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट था आज के क्वेश्चन का, आज के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर करेक्ट था बी। ओके, अब जो कल क्वेश्चन था 15 का उसको देखते हैं, उसमें क्या था। तो देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ R4 इज ए बेसिस ऑफ R4। तो बेसिस बताना है R4 के, कौन सा इनमें से बेसिस होगा और कौन सा बेसिस नहीं होगा। तो बेसिस के लिए क्या चेक करना पड़ता है हमें, कि जो वेक्टर्स होते हैं वो Li होने चाहिए एंड वो स्पैम करते हो किसको, V को। तो Li क्या होता है, LD क्या होता है, स्पैनिंग सेट क्या होता है, ये सब हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो लीनियर अलजेब्रा बेसिस एंड डायमेंशन वाला लेक्चर आप खोल के देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगी इनकी थ्योरी। तो देखो, अभी हमें क्या बताना, बेसिस। तो बेसिक के लिए मैंने आपको बताया कि क्या क्या चेक करेंगे, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। वी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, एफ फील्ड दी हुई है, ए सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 vn। अब हमारे पास कितना है, अगर b1 की बात करें तो b1 में v1 v2 v3 v4 4 वेक्टर है। ओके, तो v1 v2 v3 v4 तक जाएगा हमारा सेट, इज कॉल्ड ए बेसिस। इनको बेसिस कब बोलेंगे, जब v1 v2 v3 v4 क्या हो, Li हो, एंड v1 v2 v3 v4 क्या करते हो, स्पैन करते हो किसको, v को। अब n की बात थी तो n तक चले जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद एक रिजल्ट और है फ्रेंड्स, कि Li चेक कर लो एंड स्पैनिंग सेट। बट मैंने आपको बताया था एक रिजल्ट, स्पैनिंग कब चेक नहीं करेंगे। अब इफ डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n, अगर डायमेंशन जो वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, तो वेक्टर स्पेस क्या दिया हुआ है 4,
तो इसकी डायमेंशन कितनी R4 की 4 डायमेंशन है। एंड जो वेक्टर है ना वो 4 ही हो, जो वेक्टर आ जाए डायमेंशन 4 थी और वेक्टर कैसे आ जाए Li आ जाए, जो V1 V2 V3 V4 थे n सेम चलने लग रहा है यहाँ पे। तो अगर डायमेंशन 4 है और 4 ही वेक्टर और चारों वेक्टर कैसे आ जाते हैं Li आ जाते हैं, तो उसको डायरेक्ट बोल देते हैं कि वो बेसिस है। तो जो स्पैनिंग सेट है ये कंडीशन हम क्या करते हैं, ये स्किप कर देते हैं, इसको चेक करने की नीड ही नहीं होती है। तो देखो वेक्टर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 वेक्टर दे दी, डायमेंशन 4 दे दी, तो इनको बस क्या चेक कर लेंगे हम Li चेक कर लेंगे, जो सेट Li बन गया वो बेसिस बन जाएगा। तो देखो B1 इनको रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज लिखो फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे। LILD का जब हमने लेक्चर किया था तो मैंने बताया था कि जब हमें ऐसे देते हैं तो रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने इनको कैसे लिख दिया, कॉलम वाइज लिख दिया। आप बोलोगे रो वाइज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रो वाइज लिखते ना हम इनको तो हमें रिड्यूस करके इसकी रैंक निकालनी पड़ती है, लेकिन अगर कॉलम वाइज लिखेंगे ना तो ये ऑलरेडी रो रिड्यूस फॉर्म में है। ये क्या बनने लग रही है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने लग रही है। इसकी रैंक कितनी आ गई फ्रेंड्स, 4 आ गई। 4 वेक्टर थे, रैंक 4 आ गई, तो ये कैसे हो गई, ये Li होगी, फुल रैंक मैट्रिक्स होगी, तो ये कैसे हो गए Li हो गए। तो B1 तो बेसिस बन गया। अब B2 के लिए सेम ये इनको क्या लिखेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे, इनकी रैंक फाइंड करते हैं। तो देखो कॉलम वाइज लिखा, अगेन इनकी रैंक कितनी आ गई, 4 आ गई। इनको रो रिड्यूस करने की नीड ही नहीं है, ये ऑलरेडी रो रिड्यूस फॉर्म में है, तो इसकी रैंक 4 आ गई, तो ये भी क्या बन जाएगा, हमारे पास बेसिस बन जाएगा। अब B3 पे आते हैं। B3 में देखो कॉलम वाइज पुट करेंगे तो ये अब की बार नहीं था, तो इसको रो रिड्यूस करेंगे। रो रिड्यूस किया, R2 -2 R1 कर देंगे और R4 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगी। अब देखो इसको कर देंगे, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इसकी तो पाइवट पोजीशन कितनी आने लग रही है, 3 ही आने लग रही है। हमें चाहिए कितनी थी, 4, लेकिन ये तो 3 है। तो नंबर ऑफ वेक्टर किसके इक्वल नहीं आए, रैंक के इक्वल नहीं आए, तो ये Li नहीं होंगे। तो B3 क्या है, Li नहीं है हमारे पास। B1 एंड B2 कैसे आ गए हमारे पास, Li आ गए। Li आ गए तो ये तो दोनों बेसिस फॉर्म कर देंगे, ये Li नहीं आए तो बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। तो B1 B2 Li मतलब बेसिस बन गए, B3 बेसिस नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। आई होप आप क्वेश्चन को इसी वे में टैकल करते होंगे, है ना। और अगर फिर भी कोई डाउट है आपको, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके बता देना, जहां से भी आपको ये लगे कि ये पार्ट समझ नहीं आया या इसको कैसे किया। इसलिए मैं हमेशा क्वेश्चन में ना, जब भी क्वेश्चन करते हैं 2 मेथड से सोल्व करती हूँ क्वेश्चन को, एंड हमेशा रिजल्ट जरूर बताती हूँ जो भी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो हमारा 14 को था, इसमें क्या दे दिया फ्रेंड्स, इसमें दे दिया डायमेंशन पे बेस था ये क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए जे के दे दिया, ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, n2 या 2 से ग्रेटर है, विद रियल एंट्रीज, विद कंडीशन दे दी A11 0 है एंड ट्रेस ऑफ A 0 है। तो हमें डायमेंशन बतानी है क्या होगी वेक्टर स्पेस की। तो देखो फ्रेंड्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें कंडीशन क्या क्या दी हुई है पहले वो नोट करते हैं। मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, A11 0 लेना है, ट्रेस ऑफ A 0 लेना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है ना वो हमें, तो हम n को पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं 2 3 4। जनरली अगर उसने 2 से बोला है तो हम 2 करके देख लेंगे, 2 पे कोई भी 2 ऑप्शन करेक्ट आ जाते हैं ना तो हम n को 3 पुट करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो हम जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो n को फिक्स करके सोल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर n क्रॉस n के लिए सोल्व करने लग जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए n को फिक्स करके देखेंगे। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन में n को 2 पुट किया तो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की बनती है, A11 A12 A21 A22। अब उसने कंडीशन क्या दी है, A11 कैसा लेना, 0 लेना, तो 0 फिक्स कर दिया। अब मैट्रिक्स कैसी सिमेट्रिक, तो जो यहाँ पे एंट्री आ गई वही यहाँ पे आएगी, तो A12 A12, ठीक है। अब देखो ये तो जो यहाँ पे फिलअप कर दिया वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। अब देखो उसने क्या बोला, ट्रेस ऑफ ए 0, ये तो ऑलरेडी 0 था, ट्रेस 0 चाहिए ही हमें। तो इसके लिए क्या होगा, A22 को भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा, इसके पास और कोई चॉइस है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ट्रेस अगर इसको नॉन 0 ले लिया तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी, 0 नहीं होगी, तो इस पे पास भी फ्रीडम नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई है, ओनली 1 आई है। एक ही एलिमेंट हम अपनी तरफ से फिलअप कर सकते हैं ना। जब मैंने डायमेंशन का बताया था तो यहाँ पे अच्छे से सोल्व करना इनको बताया था। तो देखो हमारा n को 2 पुट करने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आने लग रही है, 1 आने लग रही है। तो ऑप्शंस में पुट करके देखो n को 2,
चार ऑप्शन थे, n को 2 पुट किया, 2 + 2 मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 2 6 6 - 4 2 2/2 1। इससे 1 आने लग रहा। अभी देखना हम इसको ट्रू नहीं बोलेंगे, क्या पता कोई और ऑप्शन ऐसा हो जिससे 1 आ जाए। अगर किसी और से 1 नहीं आता है तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर किसी दो ऑप्शन से 1 आ जाता ना तो हम इनको 3 पुट करके देखते और तब निकालते, ठीक है ना। तो देखो जैसे ऑप्शन सेकंड में पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 - 2 तो 4 + 4 8 - 2 6/2 3 आ गया। ये तो नहीं होगा, ये 3/2 ये भी नहीं होगा, ये 5/2 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए की है ऐसा जो 1 देने लग रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि हमें अगर ऐसे नहीं करे, देखो बेस्ट वे तो यही है कि एन को फिक्स करके कर लो, लेकिन अगर बाय चांस आपको मेथड से करना है तो चलो इसको मेथड से देख लेते हैं कैसे करना है। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अब देखो उसने मैट्रिक्स कैसी दी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी थी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन हमें पता होती है, क्या होती है, n × n + 1/2। अगर यहाँ पे बात वो स्क्यू सिमेट्रिक की कर देता तो n × n - 1/2। अब ये कैसे आती है ये आपको पता होगा, या एक बार और देख लो, जैसे 2 × 2 के लिए, n × n के लिए ही देख लो आप लोग। जैसे यहाँ पे जो फिलअप कर दिया a11 a1 a22 इन पे हमारी चॉइस होती है, लेकिन यहाँ पे चॉइस होगी जो यहाँ पे फिलअप कर दिया वो यहाँ पे फिलअप करने ही पड़ेंगे। तो जो ये डायमेंशन है ये तो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। तो देखो फर्स्ट रो के लिए कितने एलिमेंट थे हमारे पास, अगर हमारे पास ए एन 1 × n के, तो n यहाँ पे आएंगे, यहाँ से कम होता चला जाएगा, यहाँ से n - 2, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा n। तो हम ऐसे निकालते हैं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, n × n + 1/2 डायमेंशन आ जाती है हमारे पास, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन कितनी आ गई, n × n + 1/2। अब उसके बाद फ्रेंड्स ये आप जब करोगे ना तो आपको देखा होगा हम निकाल देते हैं रेस्ट्रिक्शन, जितनी रेस्ट्रिक्शन LI रेस्ट्रिक्शन दी हुई है ना उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसमें से, इस डायमेंशन में से। तो हमें दो रेस्ट्रिक्शन दी हुई थी कि a11 0 लेना है एंड ट्रेस ऑफ a 0 लेना, तो दो रेस्ट्रिक्शन थी तो दो इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डायमेंशन ऑफ v क्या थी, n × n + 1/2 -2 कर देंगे, एलसीएम ले दो तो यही आ जाएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए बस हमें क्या पता होना चाहिए कि डायमेंशन जो अगर वो मैट्रिक्स दे देता है इस टाइप की, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन आइडम्पोटेंट नीलपोटेंट, तो इनकी डायमेंशन हमें क्या हो पता होती है, ठीक है ना। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 13 का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए 3 × 3 की मैट्रिक्स दी हुई थी विद रियल एंट्रीज, डिटर्मिनेंट ए कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ, ट्रेस ऑफ ए कितनी दी हुई है 0 दी हुई है, एंड बोल रखा है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए + i 0 है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 × 3 की, तो हमें बतानी है ए की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, एक सेकंड के लिए आप लोग समझ आना। देखो हम सोल्व करने की नीड भी नहीं थी, इसने क्या बोला डिटर्मिनेंट 6 आना चाहिए, यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ही होता है ना, तो आइगन वैल्यू बतानी है ए की। अगर ए की आइगन वैल्यू ये हुई तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो 6 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ से तो -6 आने लग रही है, तो ए डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ से क्या आने लग रहा है, -3 × -1, तो यहाँ से 6 आने लग रहा है, यस इससे आने लग रहा है, ओके। यहाँ से करेंगे -6, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना आने लग रहा है 6, तो ये दो चॉइस बची, ठीक है ना। अभी उसके बाद देखो ट्रेस ऑफ ए क्या लेनी है, 0 लेनी है। अगर ये ऑप्शन लेते हैं हम तो ट्रेस ऑफ ए -2 आएगी, 0 तो नहीं आएगी, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन फोर्थ डायरेक्ट क्या बोल देते हम, ट्रू बोल देते, है ना। हम थ्योरी लिखने की नीड भी नहीं थी, डायरेक्ट ऐसे ही कर देते, लेकिन अभी थ्योरी से बताते हैं, दोनों वे से किया था मैंने इसका सॉल्यूशन अपलोड। तो देखो फर्स्ट तो यही जो मैंने अभी आपको बताया है क्या कि हम ऑप्शन डिस्कार्ड से करेंगे। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन में बताया ट्रेस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, जब इसका सम करेंगे 3 + 2 5 - 1 4, तो 0 नहीं आई, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड में भी क्या करेंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या आता है ट्रेस, यहाँ से -2 आया तो ये भी डिस्कार्ड। थर्ड में क्या हो जाएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू, ये ट्रेस तो 0 आ जाएगा लेकिन डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, वो 6 नहीं आएगा, तो ये भी डिस्कार्ड। फोर्थ में ट्रेस 0 डिटर्मिनेंट 6, तो ये हो जाएगा ट्रू। लेकिन अगर इसको ऐसे ना करके आप वैसे सॉल्यूशन से करते तो कैसे करते, तो देखो
सेकंड मेथड क्या था, हमें क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई 0 दिया हुआ है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था। तो डिटर्मिनेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की वहां पे डेफिनेशन लग गई है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई 0 है तो मींस -1 इसकी क्या है, एक आइगन वैल्यू है। तो हमें एक आइगन वैल्यू तो पता चल गई, हमें कितनी 3x3 की मैट्रिक्स थी तो 3 आइगन वैल्यू बतानी है। अब देखो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, वो क्या दिया हुआ है, 0 ऑलरेडी दिया हुआ है। मींस λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 0 है। λ3 एक आइगन वैल्यू पता चलने लग रही है तो उसको पुट कर देंगे तो -1 प्लस λ1 प्लस λ2 कितना है, 0 है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू तो λ1 λ2 λ3, एक λ1 गिवन है ऑलरेडी, -1 निकालना है अभी, तो -1 इंटू λ1 इंटू λ2, डिटरमिनेंट कितना है 6। तो यस इसकी वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे, किसी को भी किसी की टर्म में निकाल लो। तो λ1 प्लस λ2 1 था, λ1 λ2 -6 था, λ2 की -6 बाई λ1 इसमें उठा के पुट कर दी तो λ1 स्क्वायर -6 माइनस λ1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई लैम्डा में। इसका फॉर्मूला डिस्क्रीमेंट से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 3 और -2, तो लैम्डा की वैल्यू 3 है तो λ2 -2, λ1 -2 है तो ये 3, तो आइगन वैल्यू कॉमन क्या आने लग रही है, -2 3 आने लग रही है, कुछ भी पुट कर लो तो -1 -2 -3 ये आइगन वैल्यू बनने लग रही है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इससे करेक्ट हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे हम क्वेश्चन को मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं एंड बाय ऑप्शन भी सोल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन से सोल्व किया करो, क्योंकि टाइम बच जाता है, इससे हमारा मेथड से करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। मेथड आना चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि कल को आप टीचर बनोगे, किसी और को एक्सप्लेन करना, तो मेथड तो आना चाहिए, बट स्मार्ट वर्क के लिए आपको शॉर्ट मेथड भी आना चाहिए। मीन्स ऑप्शन से कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं हम ऑप्शन को, ठीक है ना। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स वो था हमारे पास 12 जुलाई का, तो उसमें क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स, उसमें दिया हुआ था ए n क्रॉस n मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग हमें बताना है करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इफ ए स्क्वायर 0 देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो ए स्क्वायर ये मैंने आपको ब्लॉक डायगोनल बताया हुआ है, 2x2 3x3 4x4 कितने का ही ले लो, ठीक है ना। इसने बोला है ए स्क्वायर 0 है, हम 2 को फिक्स कर लेते 2, तो इसने बोल दिया ए स्क्वायर 0 मीन्स ए इंटू ए करेंगे ए स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो क्या ए डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, नहीं, इसकी जीएम कितनी होती है, इसकी जीएम होती है 1 और ए एम कितनी होती है 2। 0 आइगन वैल्यू 2 बार आती है लेकिन इसकी नलिटी 1 होती है, तो ये डायगोनलाइजेबल कभी नहीं होती है। तो ए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल बट ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। इसने बोला था ए इज डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, नहीं, तो ये ऑप्शन कैसे हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन पहले ऑप्शन सी पे आते हैं, देखो ए स्क्वायर ए है मीन्स ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई, ए स्क्वायर ए ही है तो ए डायगोनलाइजेबल हो जाएगी ओवर सी। तो देखो ए स्क्वायर आई है, ए क्लियरली हम क्या बोलने लग रहे हैं, ए इज टेक एनी आइडम्पोटेंट एंड इवोल्यूटरी मैट्रिक्स, देखो तो ए इज डायगोनलाइजेबल ओनली ओवर सी, ओनली दिया हुआ है यहाँ पे ओनली ओवर सी। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ले लो, आइडेंटिटी ही ले ली, आइडेंटिटी का स्क्वायर क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। तो ये इसका आइगन वैल्यू क्या है, 1 और 1 है, जीएम कितनी है 2 है, एएम कितनी है 2 है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी ओवर आर एंड ओवर सी। बट इसने बोला था ओनली सी, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो गया हमारे पास, डिस्कार्ड हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद ऑप्शन डी में क्या बोला है, इसने बोला था द ओनली मैट्रिक्स ऑफ साइज एन सेटिस्फाइंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए जे। तो इसने यहाँ पे ये बोला था कि जो ओनली n क्रॉस n की जो मैट्रिक्स होती है उसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को वो खुद ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ना हम क्या ले लेते हैं, कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स ले लो। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x की पावर n होता है, ठीक है ना। और ये बोलने लग रहा था कि a का वो a ही सेटिस्फाई कर सकती है, नहीं, a मैट्रिक्स आपने कोई भी ले ली जैसे 0 1 1 0 0 1 0 0 0, तो इसका क्या a ही सेटिस्फाई करेगा, नहीं, इसको x क्यूब सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसलिए हमने क्या होगा, ये डिस्कार्ड हो गया। अब बी के लिए आते हैं, अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी है तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बन गई, और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हमें पता है डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि जो आइडम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी होती है वो डायगोनलाइजेबल ओवर आर भी होती है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और ये इसकी क्या दिया, एक्सप्लेनेशन दिया है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी है तो ए क्या हो जाएगी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगी, और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल ओवर आर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था क्वेश्चन 12 जुलाई का। अभी 11 जुलाई के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था ट्रेस से रिलेटेड। तो ट्रेस में देखो
ए और बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इक्वल। तो देखो ट्रेस हमें पता है लीनियर प्रॉपर्टी होती है, ट्रेस ऑफ ए बी को ट्रेस ऑफ बी ए के क्या लिख सकते हैं, हम इक्वल लिख सकते हैं। तो हमें बताना ट्रेस ऑफ ए स्क्र बी स्क्र, तो इसको ए स्क्र को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, बी स्क्र को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी, तो ए बी बी। तो देखो इसको अगर ए माने तो इनको हम अभी पता है, मैंने आपको जब ट्रेस के लिए बताया था तो बताया था ऐसे, देखो याद हो तो आपको ए बी सी करके बताया था कि ए बी सी ए सी ए बी, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना, कि ऐसे उसमें चलते हैं सर्कुलेशन में। तो देखो अगर एक ए को पीछे लेके जाएंगे, एक को पीछे लेके गए, इन तीनों को एक मान लो, इनको बी मान लो, तो ये एज इट इज ये पीछे गए, तो ए बी बी ए, तो ये किसको लिख सकते हैं, ए बी स्क्र ए, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए स्क्र बी स्क्र को ए बी बी, इन दोनों को एक मान लो, इनको एक मान लो, इन दोनों को पीछे लेके जाएंगे तो बी बी ए, तो बी इसको एक बार पीछे ले जाओ तो बी ए बी, तो बी ए स्क्र बी, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये दोनों के इक्वल हो सकते हैं। अब ऑप्शन में एक ही दिया हुआ तो एक ही ट्रू हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद जो 10 जुलाई को क्वेश्चन था वो क्या था, वो हमारा था रियल एनालिसिस थे। तो रियल एनालिसिस का ये एक ही क्वेश्चन था। बट फ्रेंड्स मैं अब पता है आपको, क्योंकि कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया था कि पहले एक मैथ के क्वेश्चन दे दो, डेली मिक्सअप में हमारा सिलेबस जिनका रिवाइज नहीं है तो वो बोलते कि फिर हम क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें थ्योरी याद नहीं होती। तो इसलिए पहले मैंने इस वीक में 11 से लेकर 16 तक मैंने सारे आपको लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट वीक में भी लीनियर अलजेब्रा चलेगा, उसके बाद रियल एनालिसिस पे हम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो कंसीडर द सीक्वेंस, ए एन सीक्वेंस दे दी उसने, 1 + -1 बाई एन इंटू एन, इसने लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम पूछ रखा है। तो देखो अगर एन इवन हुआ तो ये 1/1 + 1 बाई एन इंटू एन हो जाएगी, एन अगर ओड हुआ तो 1 - 1 बाई एन इंटू एन हो जाएगी। तो देखो एन इवन के लिए, अब एन इवन 2n का मल्टीपल होता है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम इसको, 1 + 1 बाई 2n की पावर 2n, ओड है तो -1 बाई। अब देखो ये दोनों सीक्वेंस कैसे है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, इनका सुप्रीमम इन्फीमम निकालेंगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे जब हम, तो ये क्या बनने लग रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनने लग रही है। तो अब इसको 1/1 बाई एफ एन इंटू जी एन, ये जो फॉर्म होती है तो इसको लिख देते हैं डायरेक्ट ई की पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी एन बाई एफ एन, तो 2n/2n करेंगे 1 आ जाएगा, 1 पे लिमिट अप्लाई होगी नहीं तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। सेम 2n + 1 पे निकालेंगे तो यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस जी एन आएगा, एफ एन ये जी एन ये, तो -2n/2n + 1 इसको कैंसिल करेंगे तो ई पावर -1 मीन्स 1/e। अब सुप्रीमम ई 1/e ये कैसे आया फ्रेंड्स, जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये बनेंगे ई और 1/e, जो इस सेट का इन्फीमम होता है वो लिमिट इन्फीमम बन जाता है, जो इस सेट का सुप्रीमम होता है वो लिमिट सुप्रीमम बन जाता है। अभी रियल एनालिसिस में हम जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो ये आएगा लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर पे। तो अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हो रहा है तो अच्छी बात है, इसको हम ऐसे कर सकते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारा वीक ऑफ द सॉल्यूशन। अभी फ्रेंड्स जब ओडी में जो कल लेक्चर आने वाला है ना हमारा, वो आएगा जब हमारे पास एक सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन होता है, तब हम सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं तो उस पे लेक्चर कल आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो एंड सपोर्ट करो चैनल को फ्रेंड्स, ठीक है ना। मैं मोटिवेट आपके कमेंट से और इन्हीं सब चीज़ों से होती हूँ। अभी देखो जैसे आप लोगों ने देखा होगा डेली क्वेश्चन ऑफ द डे का सॉल्यूशन टाइम पे मिलता है आपको, क्यों, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आता है ना कि ऑटोमेटिक मन करता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दूँ आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूँ, तो आप मोटिवेशन का काम करते हैं मेरे लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स उस चीज़ के लिए, एंड और ज़्यादा करो, ठीक है ना। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।